नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। क्या विरोध करने का मतलब ये है कि आप गलत को गलत कहना छोड़ दें? आज प्रदेश सरकार ने बलवा करने वाले लोगों को बेहद कड़ा संदेश दिया। प्रयागराज को सुलगाने वाले आरोपी जावेद अहमद पंप के घर को जमींदोज कर दिया गया। उसके घर से कई आपत्तिजनक सामग्री और अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। प्रशासन और पीडी यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारी पुलिस बल के साथ जावेद पंप के घर को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव को ये कार्रवाई नागवार गुजरी। ट्वीट किया उन्होंने, इस कार्रवाई को संविधान सम्मत नहीं माना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक विपक्ष जा सकता है? साइकिल को आखिर पंप का साथ क्यों पसंद है? बुलडोजर क्रांति से क्या उपद्रव रुक जाएगा? और न छेड़ेंगे न छोड़ने वाला संदेश मुख्यमंत्री का, प्रदेश सरकार का साफ है क्या? शांति के लिए बुलडोजर क्रांति कितनी जरूरी है? ये भी अहम सवाल। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर को शाम 4 बजे तक मिट्टी में मिला दिया गया। जो कि सरकार की इस कार्रवाई को मुस्लिम रहनुमाओं ने जायज भी ठहराया। अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए। उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। लेकिन ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट अखिलेश यादव ने 4 बजे किया। जावेद पंप के घर का फोटो लगाते हुए उन्होंने कार्रवाई को संविधान सम्मत नहीं लगा। उनकी नजर में प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भर था। पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे उसके अवैध निर्माण पे ये जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं। बहरहाल योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से ये साफ हो गया है कि प्रदेश में बलवा करने वालों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष को ऐसे लोगों का पक्ष लेना क्या जायज है जो प्रदेश में अशांति फैलाते हैं? टीम न्यूज स्टेट। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। एनके सिंह सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद बंसल जी, प्रवक्ता वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के, और साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं मनमोहन झा जी, एआईएम के नेता हैं, और सूर्य कुमार शुक्ला सर, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश के, और साथ ही हमारे साथ कुछ ही वक्त में हाफिज नूर अहमद अजहरी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी जुड़ेंगे। लेकिन इनके सर, सबसे अहम सवाल आपसे ही कि आखिर अखिलेश यादव का एक मास्टरमाइंड को, एक साजिशकर्ता को डिफेंड करने के पीछे कारण क्या है? क्या वो आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव है या फिर अपीजमेंट की वो पॉलिटिक्स जिसको लेकर आरोप लगातार लगते रहे? देखिए आयुष, पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ से हुआ करती है और हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स को एक ऐसी चीज है जिसका लीगैलिटी और लेजिटिमेसी से बहुत मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम आपके व्यूवर्स को आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहते हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं। एक मास्टरमाइंड है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसका हिसाब किताब लेगा। उसमें स्टेट को पावर नहीं होती है कि उसके, चूंकि उसने दंगा कराया है, मास्टरमाइंड है, लिहाजा उसका घर गिरवा दे।
लेकिन अगर उसने अवैध कब्जा किया है तो यूपी अर्बन एक्ट में सेक्शन 27 में ये पावर्स होते हैं कि ड्यू इंफॉर्मेशन देके, ड्यू नोटिस देके आप उसको डिमोलिश कर सकते हैं अगर उसके बाद उसने नहीं किया है। तो दो अलग अलग चीजें, व्यूवर्स को ये समझ जाना चाहिए कि ये पावर्स उसको मिलते हैं सिविल प्रोसीज्योर से, क्रिमिनल प्रोसीज्योर से नहीं मिलते हैं। तो अगर वो मास्टरमाइंड है तो आपको जो अखिलेश ने कहा है वो ये कहा है कि संविधानेतर है, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ये यूपी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अब यहां ये भी देखना होगा, हमारा जब डीएमएसपी मारा जाता है और वहां पे बच्चे आप सामने खड़ा कर देते हैं तो ह्यूमन पैशन एडमिनिस्ट्रेशन को यह चैलेंज होता है कि उन बच्चों के सामने हम गोली चलाए कि ना चलाए, लाठी चलाए कि ना चलाए। वहां पे अगर हमारा डीएमएसपी घायल होता है तो फिर ये सारे पैरामीटर्स लीगली बदले चाहे नहीं, लेजिटिमेसी के मामले में बदल जाते हैं। तो लिहाजा एक तरफ यह है कि अगर दंगाई है, और दंगाई हम किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं कर सकते कि इस शहर को, इस देश को, इस राज्य को दंगे में झोंका जाए, तो उस पर जब पुलिस ये एक्शंस लेती है तो ये होता है कि लेजिटिमेसी का क्वेश्चन तो गलत हो सकता है, लेकिन लीगली वो सही है। लीगली उन्होंने कहा है कि भाई ये अवैध कब्जा था और इसको हमने नोटिस दिया था, फला दिन नोटिस दिया था, इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लिया तो बड़ी आसानी से सर आपने तो दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अखिलेश यादव प्ले कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि जी हाँ, पॉलिटिकल कोनोटेशन अगर आप लेंगे तो ये बात सही है, लेकिन ये तो दोनों तरफ से होता है। देखिए आयुष, एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि हम देखते हैं तो अतीक अहमद का तो डिमोलिशन होता है और इस पूरे सीरीज में तमाम का होता है, बड़ा जस्टिफाइड होता है। ये क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स ने क्राइम के बदौलत प्रॉपर्टी खड़ी की है तो वो जस्टिफाइड है। लेकिन जब कभी ये देखा जाता है कि ये एक सेलेक्टेड कुछ वर्ग जो क्रिमिनल उस साइड के है उसको किया जा रहा है तो ये क्वेश्चन उठता है। लेकिन अखिलेश जब ये करते हैं तो उनको उस समय भी करना चाहिए जब हमारा डीएमएसपी घायल होता है, उस समय भी करना चाहिए जब हमारा एसएचओ घायल होता है। अगर अखिलेश ने उस समय ट्वीट किया होता तो आज का ट्वीट एक बैलेंसिंग एक्ट होता। बिल्कुल। मनमोहन झा जी, आज जमात-ए-उलमा हिंद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जमीयत की भड़काऊ पॉलिसीज को लेकर सवाल उठाए गए, पॉलिसी नहीं उनकी बातों को लेकर सवाल उठाए गए, असदुद्दीन ओवैसी की नीयत को लेकर भी सवाल उठाए गए, बताइए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भी बात किया उन्होंने संविधान की बात की, हक की बात की, लोगों को न्याय दिलाने की बात की। और जहां तक जमात-ए-उलमा हिंद के अध्यक्ष का बयान है, इस बात को हम और आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि वो किनकी गोदों में बैठ के खेलने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो सत्ता पक्ष की गोद में बैठ करके मलाई खाया और हमारे देश के मुसलमान भाइयों को जो कांग्रेस को समर्थन देंगे नहीं, तब गोद में नहीं बैठे हैं, कोई बयान दे देगा किसी की गोद में बैठ गए नहीं तो क्या नहीं तो क्या हमें भारतीय जनता पार्टी को मदद करनी चाहिए थी? आप हमें यह बताएं किसको मदद करनी है तो आपका विशेषाधिकार है, आपका अधिकार है, आप किसी को मदद करिए। लेकिन जब गोदी वाली बात कहते हैं तो सवाल तो नहीं आपसे होगा। भारतीय जनता अगर नहीं ये सबको पता है कि वो डायरेक्ट वे में किसके लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो। असदुद्दीन ओवैसी जब सवाल उठाते हैं, कहते हैं जुर्म को सहना भी जुर्म है, नुपुर शर्मा वाले बयान को लेकर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, पत्थर उठा लेते हैं, तो नियत पर सवाल उठेगा, वही जवाब तो उठाया है। ये बातें शहीद आजम, ये बातें शहीद आजम जनाब शहीद आजम भगत सिंह जी ने भी किस पर्सपेक्टिव में कहा था? शहीद आजम खाली सेंटेंस मत लीजिए भगत सिंह का, किस लिए कहा था? आजादी के लिए कहा था, अंग्रेजों के खिलाफ कहा था? नहीं, सड़क पर उतरकर नुपुर शर्मा को गुस्ताखी रसूल वाले नारे लगाकर फांसी की सजा मांगने के लिए कहा था शहीद आजम बने बैठे हैं। शहीद आजम का नाम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। मनमोहन जी की बात करें, मनमोहन जी आपकी बात करिए ना, आपकी बात करने से किसने रोका है? देखिए, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम शहीद आजम साहब की बात करेंगे, चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे, भगत सिंह जी की बात करेंगे, अशफाकुल्लाह की बात करेंगे, हम बात करेंगे महात्मा गांधी की। और इनमें से कितनों ने गुस्ताखे रसूल की बात कही थी? इनमें से जितने आपने स्वतंत्रता सेनानियों और देश के सपूतों का नाम लिया है, कितनों ने नाम लिया था? आपके पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि ये कहते हैं कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए, बताइए। सर नहीं, हमारे पार्टी के लोग, देखिए बैरिस्टर साहब ने कह दिया कि वो उनका बयान नहीं है, पार्टी का बयान नहीं है। यही बात नुपुर शर्मा के लिए बीजेपी कह रही तो ठीक होता आपके लिए? पार्टी हमारा, यही बात अगर बीजेपी कह रही थी कि उनका पर्सनल बयान है, हमारे लिए दिक्कत नहीं है, ठीक होगा आपके लिए? उनके प्रवक्ता, आपके प्रवक्ता अलग प्रवक्ता।
नहीं, वो मीठा स्पोक मीठा पर्सन है। गप गप कड़वा कड़वा तू तू। वो स्पोक पर्सन है पार्टी के। नहीं, अगर नूपुर शर्मा क्या है बीजेपी की? स्पोक पर्सन थी, आपके एक चुने हुए जनप्रतिनिधि कहते हैं। हाँ। जी स्पोक पर्सन थी, लेकिन अरे भैया, 10 दिनों तक जनता ने चुनकर भेजा उनको, आपके नेता को। हमारे प्रधानमंत्री नहीं, देखिए, हम भारतीय, हमारे दर्द को कौन सुनेगा साहब? हमारे दर्द को हमारे देश के प्रधानमंत्री तो सुनेंगे। पत्थर से कौन सा दर्द सुनवा रहे थे मनमोहन जी? पत्थर से कौन भड़का के पत्थर से कौन सा दर्द सुनवाना चाह रहे हैं? पत्थरबाज हमारा नहीं हो सकता। जो संविधान में आस्था रखता हो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चल सकता है। सवाल वही है ना सर, उंगलियां सवाल वही है। संविधान का जिक्र करेंगे, फिर फांसी की मांग करने लगेंगे, गुस्ताखे रसूल की बात करने लगते हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान की राजनीति में अगर किसी नेता का कॉलर साफ है तो वो नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर हक की और सच बोलने की हिम्मत कोई रखता है सर तो वो चलिए ठीक है। विनोद बंसल जी, इसीलिए उनके पीछे मनमोहन झा जी की बातों से कितने सहमत हैं? बुलडोजर क्रांति से शांति कितनी कायम हो पाएगी? और साथ साथ अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर क्या कहेंगे, या ट्वीट क्या लीजिए, उसको ट्वीट को लेकर क्या कहेंगे जो जावेद पंप के खिलाफ कार्रवाई पर उन्होंने किया है? आज की तो बातें मैं स्पष्ट कर दूं, तो आपकी कांग्रेस की आवाज किसी की नहीं आ रही। बार बार इशारा भी कर रहा था, मैं नहीं सुन पाया कि इन्होंने क्या बोला था उन्होंने। लेकिन मैं एक बात आपकी बात मैं स्पष्ट रूप से समझ रहा हूँ। प्रश्न यह है, देखिए, जो अखिलेश जी ने कहा है वो तो निश्चित रूप से अखिलेश जी की पार्टी की विचारधारा स्पष्ट कर रही है कि उन्होंने जो लाल बिहारी यादव के बारे में FIR भी दर्ज हो गई, लेकिन उस पर आज तक कभी उन्होंने माफी नहीं मांगी। ठीक है, अखिलेश जी को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार उन्होंने हमारे देवादिदेव महादेव का किस तरह से घोर अपमान किया। और दूसरी बात ये कि उनके जो सांसद हैं, एक नहीं दो सांसद हैं, उनके बयानों के बारे में किसको नहीं पता। मैं तो वो बोल भी नहीं सकता कि उन्होंने जो बोला था। और तीसरी बात ये कि जो उनके कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान, वो उन्होंने भारत माता को क्या बोला था, डायन बोला था। ये सब चीजें देखिए अखिलेश जी के बारे में चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। देखो, ये तो हमेशा से वो आतंकवादियों के, अलगाववादियों के और जो देशद्रोहियों के पैरोकार हमेशा से समाजवादी पार्टी रही है। और निहत्थे राम सेवकों पर गोली चलाना और उनका गौरवान्वित महसूस करना, ये उनकी प्रवृत्ति, प्रकृति। लेकिन विनोद, एक बुनियादी सवाल उठ रहा है कि अगर जावेद पंप ने गुनाह किया था तो उसकी सजा उसके पूरे परिवार को क्यों दी जाए? देखिए, पूरे परिवार वाली बात नहीं है। बात यह है कि जो अवैध निर्माण है उसकी सजा नहीं है। सजा तो उसको, जावेद की सजा तो जावेद को ही मिलेगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। ठीक है। लेकिन जो अवैध निर्माण है वो तो निर्माण किसी का भी हो, वो तो दाई नहीं है। आप मुझे बताइए, वो पत्नी का हो, बच्चे का हो, पति का हो, पिता का हो, इससे क्या फर्क पड़ना है भाई? जो इलीगल एक्टिविटी जो कर रहे हैं, एक तरफ तो आप अवैध काम भी करो और दूसरे से ऊपर से मस्जिद में से जाकर के निकलते हो और पत्थर फेंकने लग जाओ। ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, जो वास्तव में इस्लाम के जो पैरोकार हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिरकार इस्लाम को कौन सा धर्म बना रहे हो आप मुझे बताइए, जो मस्जिद जिसको आप कहते हो कि पहले तो कहते हो कि भाई आप जो है ना अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर से क्या पत्थर बीन के लाते हो क्या? वो अल्लाह के घर में क्या पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं क्या? आप जाते तो नमाज के लिए हो और लेके पत्थर आते हो, ये थोड़ी चलता है यार। अरे कुछ हिंदू समाज से भी सीख लो, जो जाता तो श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में भगवान की आराधना करने और वहां से मीठा मीठा प्रसाद लेकर के प्रसाद बांटते हुए निकलता है। अरे कम से कम पत्थर बांटो मती यार, कम से पत्थर फेंको तो मती। और दूसरी बात, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनको लहूलुहान करने से आपको क्या मिल जाएगा? आपको मस्जिद के जो पड़ोसी जो परिवार हैं उनको शांति सौहार्द से जीने का अधिकार है कि नहीं है? वो निहत्थे लोगों के ऊपर क्यों पत्थरबाजी कर रहे हो, क्यों लहूलुहान कर रहे हो भाई? उससे क्या मिल जाएगा? क्या आपका रसूल, वो उसको जो आका है आपका, वो खुश हो जाएगा क्या? हिंसा, आगजनी और देशद्रोह से क्या आका खुश होता है क्या आपका? एक और बात अंत में बता दूं आपको, देखिए, जिस तरह से वातावरण बनाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, ये जो तत्व हैं जो कि विदेशी हथकंडों के मोहरे बन करके उनके कंधे पर बंदूक रख के भारत पर गोलाबारी कर रहे हैं, ये कहां तक चलेगा यार? इंटेलिजेंस को लेकर सवाल उठेगा ना विनोद, इंटेलिजेंस को लेकर सवाल उठेगा ना कि आखिर इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? अगर इसी तरह शहर दर शहर हिंसा होगी तो फिर कोशिशों पर सवाल उठेगा। आपसे नहीं, आयुषी, जैसे मैं इंटेलिजेंस की बात जो मैं विपक्ष की बात में सहमत हूँ, इंटेलिजेंस फेल्योर है, लेकिन क्या इंटेलिजेंस फेल्योर का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस के पास इनपुट था कि वो ऐसा करेंगे? ठीक है, मस्जिदों को सील कर देना चाहिए क्या? ठीक है, मस्जिदों को सील कर देते तो फ्री चिल्लाते। मैं कहता हूँ अगर उनको शिकंजा करते थे तो ये चिल्लाते। कानून व्यवस्था के लिए जो भी जरूरी हो कदम उठाए जा सकते हैं अगर वो जस्टिफाई होता है। इस हिंसा से बचने के लिए कुछ भी किया जाए भाई। ठीक है, विनोद जी लौटेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन क्या झारखंड में एक भी गिरफ्तार हुआ क्या? बंगाल में गिरफ्तार हुआ क्या? महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ? मनमोहन जी इस पर जवाब देंगे, कुछ बोलना चाहते थे। लेकिन सूर्य कुमार सर, आगे ऐसे शहरों में इस तरह की घटनाएं ना हो,
उसमें संविधान सम्मत जो भी अधिकार पुलिस के पास है उसका इस्तेमाल करके इस तरह की कार्रवाई की जानी कितनी जरूरी है और इसका असर कितना पड़ेगा आने वाले वक्त के लिहाज से? ये बहुत आवश्यक है। राज्य का प्रथम कर्तव्य है कि लोगों की जान माल की हिफाजत हो। अगर इस काम के लिए राजदंड कठोर नहीं होगा तो उसके कारण समाज में अफरा तफरी मच जाएगी। एक जगह अगर दंगे को सख्ती से नहीं दबाया गया तो और जगह भी दंगे की आग फैल जाएगी। इसलिए पुलिस का, प्रशासन का, शासन का कर्तव्य है कि पूरी सख्ती से प्रथम चरण में ही दंगाइयों पर काबू कर लिया जाए। और ये वही तत्व होते हैं जो समाज विरोधी कामों में, आपराधिक कामों में, जो कश्मीर में पत्थरबाजी कर रहे थे, हजार 2,000 रुपए दे के पत्थर फेंकवाए जा रहे थे ताकि समाज में अशांति फैले, तो ये संदेश जाए कि देखिए शासन खराब है, पुलिस खराब है, प्रशासन खराब है। और ये संदेश देकर लोग अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा करते हैं। और प्रायः राजनैतिक लोग और कट्टरपंथी लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं। और पुलिस का कर्तव्य है, प्रशासन शासन का कर्तव्य है कि पूरी सख्ती से इनको दबाया जाए। जो बुलडोजर की बात पर विवाद हो रहा उस पर मैं क्लियर करना चाहता हूं कि नगर विकास अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई अवैधानिक ढंग से घर बना लेता है और वो तो उसको धारा 30 नगर विकास अधिनियम में गिराया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि जो माफिया हैं, अपराधी हैं, पहले उन पर ध्यान जाना चाहिए, वो गया है तो। और बाकी लोग जो हैं वो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान भी आया था कि गरीब की झोपड़ी में बुलडोजर न चले। अगर कहीं गरीब अतिक्रमण किया हो तो पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था हो, तब वो उसके घर को हटाया जाए। लेकिन जो अपराधी हैं उन पर कोई रियायत न की जाए। इसी तरह कुछ लोग बिल्कुल सर, बने रहिए आप। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? टेक्निकल चीज अरे मैं बताना चाहता हूं कि नूपुर शर्मा पर जो केस लिखा है। हाँ, सुर से लौटते हैं। हाफिज साहब जरा इंतजार कर रहे हैं। हाफिज नूर अहमद हजरी साहब लगातार बने हुए। हाफिज साहब, सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन से लोग हैं जिनके भड़काने की वजह से समाज आपका भड़क जाता है, नमाज के बाद पथराव हो जाता है, पत्थरबाजी की जाती है और सवाल गलती कुछ लोगों की, सवाल सब पर उठता है। फिर ऐसा है कुछ लोगों का ये काम है कि मुसलमान नाम आ जाए, मुसलमान लफ्ज आ जाए, उन्हें विरोध करना है। जैसे विनोद बंसल जी बैठे हैं, इन्हें घुमा फिरा के मुसलमानों पर हमला करना है हर हाल में। तो जिन्हें हमला करना है उन्हें तो करना ही है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है। मैं ये जरूर कहूंगा कि जहांगीरपुरी से लेकर के कानपुर तक और कानपुर से लेकर के सहारनपुर तक, सहारनपुर से लेकर के रांची तक सीबीआई जांच कराइए, एसआईटी से जांच कराइए, तब इसकी हकीकत सामने आएगी कि पत्थर किसके हाथ में थे, इसकी पहल किसने की और पत्थर कहां से आए। यहाँ तो सिर्फ लफ्ज मुसलमान मिला है साहब। मुसलमानों को डराने का तरीका इससे अच्छा नहीं तो कौन कर रहा है पत्थरबाजी, किसकी वजह से हो रहा है? आपको क्या लगता है हाफिज साहब? इसकी आप जांच कराइए ना। अरे तो बताइए, तो आपको कुछ तो लग रहा होगा कि फला ने कराया है। जैसे आज जमात की तरफ से आया कि असुद्दीन ओवैसी और जमीयत के भड़काऊ बयानों की वजह से इस तरह का हुआ। सूफी खान का एसोसिएशन की तरफ से मौलाना ने कहा कि पीएफआई इस तरह की साजिश रखता है। शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज करना हम हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम ने, हिंदुस्तान के संविधान ने हमें पूरा अधिकार और पूरा हक दिया है। लेकिन हम अगर शांतिपूर्ण भी आ रहे हैं तब भी पुलिस हमारे सामने खड़ी है। नहीं, आप जा नहीं सकते साहब। वो रिस्क कैसे ले कोई भी, किसी भी स्टेट की पुलिस वो रिस्क कैसे ले जब इस तरह की घटनाएं शहर दर शहर एक खास दिन एक खास वक्त पर सामने आती है? आप बताइए। नहीं, ये जो लफ्ज़े जुमा है ना, जुमे को भी अब एक नया प्लान चल रहा है। जुमे को बदनाम करने की साजिश हो रही है। हम तो कौन जो लोग पत्थर चला रहे हैं, हाफिज साहब सुनिए ना, जो लोग पत्थर चला रहे हैं क्या वही जुमे को बदनाम नहीं कर रहे हैं? क्या जो लोग बमबाजी करते हैं क्या वही लोग उस दिन को बदनाम नहीं कर रहे हैं? आप बताइए ना। आयुष भाई आपको मौलाना अहमद बुखारी का बयान आप सुनिए। मौलाना अहमद बुखारी ने कहा है कि मैं मस्जिद से बाहर निकला, वहां कोई तैयारी नहीं थी, कोई मामला नहीं था किसी तरह का। और जब मैं बाहर निकल के आया तो सीढ़ियों पर देखा कि 35-40 लोग अपनी जेबों से वो निकाल रहे हैं साहब, पॉपुलर निकाल रहे हैं।
क्या कर रहा था? खुफिया विभाग कहाँ था? हिंदुस्तान में नहीं, खुफिया विभाग क्या कर रहा है, ये पक्ष विपक्ष के आरोप अपने हैं। लेकिन हाफिज साहब, सवाल मेरा वही है कि जब आप कहते हैं कि जुमे को बदनाम किया जा रहा है, तो कौन से लोग कर रहे हैं? क्या जो पत्थर उठाते हैं वो जुमे को बदनाम नहीं कर रहे? हाफिज साहब, का पत्थर उठाए किसने उठाया? सब तस्वीरों में दिख रहा है, सब किसने उठाया? इसकी जांच कराइए पुलिस के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब कार्रवाई होती है, सीसीटीवी। हाफिज साहब सुनिए ना, पुलिस के हाथ में दिखाया गया पत्थर। पुलिस क्या करेगी भाई? पुलिस पत्थर खाती रहे सिर्फ? पीएसी के जवानों ने भी किया है, लेकिन करना पड़ेगा। जब आपको भीड़ को हटाना है तो क्या करेंगे आप भाई आयुष, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि रांची में खुलेआम एक पुलिस वाले ने गोली चला दी? रांची में डिबेट नहीं है। रांची में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, उनसे सवाल किया जा सकता है, उनके कोई पैनलिस्ट हमारी चर्चा में नहीं है। यूपी में कम से कम ऐसा नहीं हुआ है। विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहिए। मुखालफत नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुसलमानों को गोली, आप बताइए, अगर झारखंड की बात करते हैं तो रांची के अंदर नुपुर शर्मा, ठीक है, आप इसे सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं विनोद बंसल जी। ठीक है, आपने कहा कि अब जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करते हैं। सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए। हाँ, एक मिनट, देखिए इन्होंने झारखंड की बात की, तो मैं झारखंड में अभी भी मैंने रिपोर्ट बनाई है। बेसिकली मैंने अभी कार्यकर्ताओं से बात की, वहां पता लगा बेसिकली पुलिस ने गोली क्यों चलाई थी। हालांकि ये मुद्दा उनका है, लेकिन पुलिस ने गोली डिफेंस में चलाई थी क्योंकि वहां से तमंचे चले थे, गोली चली थी। वो इस्लामिक जिहादी जो वहां पर गोली चला रहे थे पुलिस के ऊपर, पुलिस ने उनको रोकने के लिए गोली चलाई थी। और दूसरी बात, ये बड़ा दुर्भाग्य है, एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं किया। और जबकि योगी जी ने इतने सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया, बुलडोजर चला दिया, तो बिल्कुल आ रहे हैं। एनके सर, ये जो सिलसिला दिख रहा है नुपुर शर्मा के विवादित बयान से लेकर शहर दर शहर, सिलसिला रुकेगा कैसे? किसकी कोशिशों से? पुलिस के बल से या समाज के जागने से? मेरे ख्याल से नहीं, एक तो यह है कि पुलिस की सख्ती का मैसेज जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। दंगा एक सीमा होती है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्रदर्शन या नाराजगी व्यक्त करने का हमारे गांधी जी ने बहुत अच्छा एक तरीका बनाया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जहां तक ये कह रहे हैं कि पुलिस वहां पे खड़ी रहती है, तो आप वहीं रुक जाइए, आप वहीं पे आंदोलन कीजिए, वहीं पे आमरण अनशन पे बैठिए। लेकिन बिल्कुल एक प्रदर्शन का तरीका है, देश में है, और गांधी जी ने दिया, सबने फॉलो किया, उसको फॉलो किया जाए। एनके सर, माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, इतना ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदर्शन करने का हक है, प्रदर्शन करने का एक तरीका भी है, लेकिन वो प्रदर्शन जब पत्थरबाजी में तब्दील हो जाए, वो प्रदर्शन जब बमबाजी में तब्दील हो जाए, आगजनी होने लगे, पीएसी पर हमला हो, एसपी डीएम पर हमला हो, एसएसपी पर हमला होने लगे, आईजी को पत्थर लगने लगे, तो फिर उस प्रदर्शन और प्रदर्शन करने वालों की नीयत पर सवाल उठता है। साथ ही सवाल उनकी नीयत पर भी उठता है जो इस तरह के बयानों को लेकर अभी भी डिफेंस दिखा रहे हैं, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसकी कि इसकी आलोचना की जाए। खबरें लगातार जारी, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।